नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों हमने कुछ बहुत बड़ी शख्सियतों की कब्रों के बारे में एक एपिसोड साझा किया। तो अब उसके बाद अक्सर जो श्रोता और दर्शक हैं उनके सवाल आया कि अमृता का क्या हुआ, उसका घर कहाँ है, बताइए। तो मित्रों, ये भी जानकारी थोड़ी सी आपसे बांट लेनी चाहिए। अमृता का एक घर तो वो था लाहौर में, जो फर्स्ट फ्लोर पे होता था, क्योंकि मैंने वो घर अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान देखा था। तो उस घर के बिल्कुल सामने एक पनवाड़ी की दुकान थी, और पनवाड़ी की दुकान यकीनन जब वो पनवाड़ी बैठता होगा अमृता के वक्त में, तो वो तो अब होगा नहीं। तो वहाँ उसका बेटा बैठता था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कुछ याद है, तुम्हारे वालिद साहब कुछ बताते हो? कहते हाँ साहब, बहुत बातें होती थी, और मैं आपसे बांट भी सकता हूँ कि यही पनवान की दुकान है जहाँ घंटों साहिर साहब कोहनी टिकाकर खड़े रहते थे और इंतज़ार करते थे कि सामने वाले मकान से अमृता कब खिड़की खोलेगी और कब झांकेगी। और जब अमृता खिड़की खोलती, झांकती, तो उसकी एक झलक लेकर श्रीमान जी अपना आखिरी सिगरेट बुझाकर वहाँ से चल देते। वो कोई फिक्रा कसने की बात नहीं थी, कोई ऐसा अश्लील हरकत करने की बात नहीं थी मित्रों। पर ये एक जो इश्क है, इसके कई रूप हैं। इसे आप बेशक आप चाहें तो इसे आप कह सकते हैं कि ये रूहानी है या क्या है। ये लेबलिंग बाद में कर लीजिएगा। तो ये लेबल कोई भी चस्पा करना मित्रों, ये आसान नहीं होता। सही अगर देना हो तो रिश्ता क्या था ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद जब विभाजन के वक्त एक रेल में बैठकर अमृता वापस पहुंची, या रास्ते में उसने नज़म लिखी, आज आखां वारस जानू कि तो कबरां विचों बोल, आज उस किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल, कि एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां दियां रोंदियां तैनू वारस जानू कहन। और वो अमृता जब दिल्ली पहुंची तो बहुत दिन उसको अपना ठिकाना बनाने में दिक्कत भी हुई। आखिर एक दिन ठिकाना बन गया, और वो था ठिकाने का नाम था K25। उस के ब्लॉक होगा, 25 नंबर की कोठी होगी, तो K25 हाउस खास में एक इन्होंने चुन लिया अपने लिए, एक बंगला चुन लिया, एक स्थान चुन लिया कि यहाँ वो अपना बसेरा, बाकी ज़िंदगी यहाँ कटेगी। अब K25 के साथ बहुत सारी दास्तानें जुड़ गईं। सबसे पहली दास्तान जुड़ी इमरोज़ साहब की। इमरोज़ साहब वहीं रहते थे, और ये वही घर था जहाँ पर रहकर दोनों, इमरोज़ और अमृता, एक पंजाबी की पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था नागमणि। और मित्रों, उन दिनों पत्रिकाएं कंप्यूटर पे नहीं निकलती, तब हैंड कंपोजिंग होती थी, लोहे के टाइप होते थे, उनके कंपोज किया जाता था। गेलियाँ बोलते थे हम लोग उनको। तो उनमें कंपोज करना, दोनों खुद ही कंपोज करते, दोनों खुद ही ट्रेडल मशीन पे छापते। और जहाँ संपादक का कॉलम होता है वहाँ वो लिखते थे कामे। कामे अर्थात काम करने वाले। तो अपने आप को एक कामे की शक्ल में प्रस्तुत किया अमृता और इमरोज़ ने उस कोठी में। उसमें दीवारें जो थी, कभी आपको मौका अब तो क्या मिलना है, क्योंकि वो घर तो गया, नेस्त नाबूद हो गया। तो उसी घर में सीढ़ियों के ऊपर इमरोज़ की बनाई हुई पेंटिंग्स, अमृता के जितने भी काव्य संकलन या पुस्तकें थी उनके बनाए हुए टाइटल, ये सारी की सारी चीज़ें सीढ़ियों में और आसपास कमरों में ये सजी होती थी। और पूरी तरह से वो घर जो है, भीतर से उसका जो इंटीरियर था पूरी तरह से अमृतामय था। लेकिन मित्रों, जैसा होता है, इतनी चरम की साहित्यकार अपना घर नहीं बचा पाई। आखिर ज़िंदगी थी, धोखा दे गई, सांसें धोखा दे गई। जब चली गई तो उसके बाद ये हुआ कि इनके संतान को अधिकार दे गई थी, लेकिन वो वसीयत में ये भी कह गई थी कि अगर हो सके तो इस घर को मेरे और इमरोज़ के स्मृतियों का एक केंद्र बनाकर रखा जाए, और इसको यथासंभव, ये उसकी वसीयत में कुछ एक, वसीयत के बारे में बहुत सारे विवाद भी हैं, लेकिन एक वसीयत का पहलू ये भी था कि वो चाहती थी दिल से कि इसको इमरोज़ और उसके नाम की जो चीज़ें हैं, जो पुस्तकें हैं, जो बुक्स हैं, जो टाइटल हैं, जो पेंटिंग्स हैं, उनसे सजा कर रखा जाए। तो एक स्मृति स्थल के रूप में वो रखे जाने के पक्ष में थी। लेकिन अब बाद में गई तो एकमात्र संतान थी, बेटे की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उसको अल्टीमेटली लगा, कहा यही जाता है कि उसको लगा कि मकान बेचना पड़ेगा, और मकान बिक गया।
और बेचा गया किसी एक बिल्डर को। बिल्डर अक्सर ज़्यादा पैसे भी दे देते हैं, लेकिन बिल्डर के देने के बाद भी मित्रों त्रासदियों से भरी रही सारी की सारी दास्तान। बिल्डर ने ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कल को और दावेदार आ जाएं, कोई और मुसीबत खड़ी हो जाए, उसने एक ही दिन में सारा मकान बुलडोज़रों से बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया। और वहाँ पर चित्र भी सारे के सारे मिट्टी बन गए। जो कल्पनाएं थी, जो एक कल्पनाशीलता से उपजे थे, जो चीज़ें जो उपजे थे भाव, वो सारे के सारे नेस्त नाबूद हो गए। और अगले दिन ये भी पाया गया कि इमरोज़ साहब उन मिट्टी के ढेरों में से वो नेम प्लेट तलाश कर रहे हैं, जिस नेम प्लेट पर सिर्फ लिखा था अमृता और इमरोज़। तो नेम प्लेट मिली या नहीं मिली, ये सब कहानियां हैं मित्रों, लेकिन कहानियां संवेदनशीलता से जुड़ी हुई हैं। तो एक घर वो था, कई प्रश्न पैदा कर गया वो घर, उसकी बर्बादी या उसका नेस्त नाबूद होना। सबसे पहली बात तो ये थी कि क्या पंजाबी के साहित्यकारों के पास या पंजाबी के प्रकाशकों के पास या इनको राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजने वाली सरकारों के पास इतना भी पैसा नहीं था कि उसके बेटे की जो ज़रूरतें थी उनको पूरा कर देते और मकान को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में अधिग्रहित कर लिया जाता। लेकिन किसी ने कोई पहलकदमी नहीं की। बाकी सारी किस्से कहानियाँ। और मित्रों वो भी घर नेस्त नाबूद हो गया। ये वो घर था जिसमें कभी फैज़ का आना होता था, जिसमें शिव कुमार बटाल भी ठहरे करते थे, जिसमें बहुत सारी दीप्ति नवल, गुलजार साहब, ये सभी शख्सियतें वहीं पर ही उनका ठिकाना होता था, क्योंकि वहाँ पर अक्सर उसकी एक छत के ऊपर महफ़िलें सजा करती थी। महफ़िलें का मेरा मतलब शायराना महफ़िलें, गोष्ठियाँ। तो मुझे याद है कि एक बार मैं उसी छत पर पहली बार जो मेरी मुलाकात रूबरू हुई थी फैज़ साहब से, उसी छत पे हुई थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहन में रह जाती हैं कि क्या हम अपनी चीज़ों को, अपनी इन बेशकीमती जो यादें हैं इनको हम बचा कर रखने में भी असमर्थ हैं। और यही जो पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि कब्रें भी संभाल नहीं पाए, और ये तो कब्रें नहीं थी, ये तो अलग किस्म की एक स्मृति स्थल था जिसको बाकायदा संजो कर रखा जा सकता था अगर अदब के बहुत बड़ा नाम लेने वाले लोगों ने थोड़ी सी पहलकदमी की होती। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही।